हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ मैरिजेस। अभी अगर हम एक मैरिज की बात करें तो एक जो सबसे मेजर कॉन्सिक्वेंस है या हमें पता है कि एक मैरिज कोई भी दो पार्टीज अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो क्यों करती है। वो इसलिए करती है ताकि वो मैरिज वैलिड हो, राइट। ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मैरिज इज वैलिड मैरिज। कोई भी दो पार्टीज़ अगर एक मैरिज सेरेमनी परफॉर्म करती है तो वो यही सोच के करती है कि वो जो शादी कर रहे हैं, वो जो मैरिज कर रहे हैं, वो वैलिड होगी मैरिज। ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मैरिज इज वैलिड मैरिज। अब वैलिड मैरिज कौन सी मैरिज होती है? दैट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शन 5 of the act, it lays down various conditions for a valid Hindu marriage. Conditions for a valid marriage. And section 7 states how a marriage will be solemnized, how a valid marriage is solemnized. So whenever we talk about a valid Hindu marriage, that means we need to refer section 5 along with section 7. ठीक है। section 5 is always to be read with section 7 in order to determine whether a marriage is a valid marriage or not. So always please remember that section 5 is to be read with section 7 in order to determine whether there is a valid Hindu marriage or not. So let's just come to section 5 first. सी अब सेक्शन 5 में दो पार्ट्स हैं हमारे पास. फर्स्ट पार्ट इज स्टेटिंग दैट एनी मैरिज मे बी solemnized between any two Hindus and second part is laying down certain conditions for a valid Hindu marriage. ठीक है. अब ये जो कंडीशंस है ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में, बट अभी इस वीडियो में वी नीड टू डिस्कस द फर्स्ट पार्ट. ओके, दैट मीन्स कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज. अ मैरिज may be solemnized. First of all, the word used is may. यहाँ पर may का relevance ये है that we cannot force anyone to marry. ठीक है. यहाँ पर shall word यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर may word यूज हुआ है. दैट मीन्स इट इज़ अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द पार्टीज. ये जो प्रोविजन है, ये जो सेक्शन है, ये सिर्फ एक गाइडिंग लाइट का काम कर रहा है. ये सिर्फ ये डायरेक्ट कर रहा है कि एक मैरिज अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर सोलमनाइज होगी तो वो किन कंडीशंस के अंडर होगी और वो किन सेरेमनीज को परफॉर्म करके होगी. बट वी आर नॉट डायरेक्टिंग एनी पर्सन और वी आर नॉट ऑर्डरिंग एनी पर्सन टू गो एंड गेट मैरिड. ठीक है. सो मैरिज जो है वो कैसे परफॉर्म होगी और कौन सी कंडीशंस के अंडर परफॉर्म होगी, दैट हैज़ बीन गिवन अंडर द सेक्शन. ठीक है. बट हम उसके अलावा कुछ नहीं स्टेट कर रहे हैं. दैट मीन्स इफ द पार्टी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड और नॉट, एंड अगर उनको मैरिज करनी है तो किसके साथ करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है, ये सब पार्टी का डिस्क्रिप्शन है. तो एक्ट इन सब चीज़ों से भी नहीं कर रहा है. अब यहाँ पर हमने बात करी अ मैरिज मे बी solemnized. In the case of Supreme versus Union of India, in this case it was observed that right to marry is not a fundamental right. ठीक है. राइट टू मैरी फंडामेंटल राइट नहीं होता है. मैरिज करनी है या नहीं करनी है, किसके साथ करनी है, कब करनी है, या फिर करनी ही नहीं है. ठीक है. ये सब जो है ये सबका इंडिविजुअल डिसीजन होता है, ये सबका अपना डिस्क्रिशन होता है. ठीक है. सो राइट टू मैरी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अपॉन अ पर्सन एंड इट इज़ नेवर अ फंडामेंटल राइट. सो इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट द स्टेट एज वेल. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द प्रोविजन, yes, a marriage may be solemnized between any two Hindus. ठीक है. मैरिज किनके बीच में सोलमनाइज होगी, दोनों पार्टीज कौन होंगी, दे मस्ट बी हिंदूज, एंड हु आर हिंदूज हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट.
सो अ मैरिज में बी सोलमनाइज बिटवीन एनी टू हिंदूज, दोनों पार्टीज हिंदूज होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक पार्टी हिंदू है, दूसरे पार्टी मुस्लिम है, या फिर एक पार्टी हिंदू है, दूसरी पार्टी क्रिश्चियन है, तो उस केस में वो जो मैरिज है वो सोलमनाइज हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर नहीं होगी, वो हो सकती है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर या किसी और एक्ट के अंडर, किसी और पर्सनल लॉ के अंडर, बट हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर वो मैरिज सोलमनाइज नहीं होगी, ठीक है। सो for the marriage to be solemnized under the Hindu Marriage Act, the necessary condition is that both the parties must be Hindus, ठीक है। हिंदूज में हमारे बुद्धिस्ट, सिख, जैन ये सब भी इंक्लूडेड होते हैं। दैट मीन्स इफ वन पर्सन इज हिंदू एंड द अदर पर्सन इज सिख, देन दे कैन वैलिडली सोलमनाइज देयर मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट ओनली, ठीक है। तो बस मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू, उनसे मैरिज सोलमनाइज हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर नहीं हो सकती है, ठीक है। बाकी हमें सेक्शन 2 को रेफर करना होगा, एंड इफ द पार्टीज आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ हु इज अ हिंदू अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, देन we say that the marriage can be solemnized between those individuals. So a marriage may be solemnized between any two Hindus. अब यहाँ पर word used है solemnized, may be discretion of the parties, right? But यहाँ पर word है solemnize, that means it is necessary. अगर parties अपना discretion use भी कर रही हैं तो भी solemnization होना चाहिए, and the solemnization has been defined under section 7 of the act. So let's come to that. Now here solemnize means how a marriage will be performed, ठीक है। और वो परफॉर्म कैसे होगी, द सेरेमनीज हैव बीन गिवन अंडर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट। कम टू दिस सेक्शन 7, सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज। अ मैरिज मे बी सोलमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी देयर, ठीक है। दो पार्टीज इन्वॉल्व है एक मैरिज में, तो किसी भी एक पार्टी के कस्टम से या उनके राइट से मैरिज सोलमनाइज हो सकती है। देखो पहली बात तो समझो कि दोनों पार्टीज हिंदू हैं एज पर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो किसी भी पार्टी के हम रिचुअल्स फॉलो करके मैरिज सोलमनाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स इफ ए इज अ बंगाली एंड बी इज अ पंजाबी, तो इस केस में मैरिज सोलमनाइज ए के कस्टम्स के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द बंगाली कस्टम्स, एंड द मैरिज कैन बी सोलमनाइज अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स ऑफ बी एज वेल, ठीक है। दोनों ही केसेस में मैरिज वैलिड रहेगी बिकॉज इट सेटिस्फाइज द कंडीशन गिवन अंडर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, ठीक है। नाउ सेकेंड, where such rites and ceremonies include the saptapadi, that is the taking of 7 steps by the bridegroom and bride jointly before the sacred fire. The marriage becomes complete and binding when the 7th step is taken, ठीक है। ध्यान से समझो, अगर जो कस्टमरी राइट्स और सेरेमनीज है उसमें गिवन है कि सप्तपदी एसेंशियल कंडीशन है, ठीक है। सप्तपदी मतलब 7 फेरे, या फिर जो होली फायर के अराउंड स्टेप्स लिए जाते हैं, तो वो 7 स्टेप्स जो होते हैं उनको हम इंग्लिश में सप्तपदी बोलते हैं, हिंदी में हम 7 फेरे बोलते हैं, या किसी और लोकल टर्म से रेफर किया जा सकता है, बट इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड सप्तपदी। सो व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ सप्तपदी इज अ नेसेसरी कंडीशन, इन दैट सिचुएशन as and when the 7th step is taken, the marriage is solemnized. जैसे ही 7th step लिया जाता है ये माना जाता है कि हाँ मैरिज solemnize हो गई है। एंड इफ द सप्तपदी इज अ नेसेसरी कंडीशन, और अगर सप्तपदी नहीं परफॉर्म किया पार्टीज ने, ठीक है, तो हम मानेंगे कि मैरिज सोलमनाइज नहीं हुई है वैलिडली, ठीक है। सो इट इज एसेंशियल दैट बोथ द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 7 are fulfilled in order to determine whether the marriage has been solemnized or not, ठीक है। या तो customary rites and ceremonies के अकॉर्डिंग हो किसी भी एक पार्टी की, लेकिन अगर वो कस्टमरी राइट्स में ये गिवन है या उनके कस्टम में माना जाता है कि सप्तपदी होनी ही चाहिए, तो और अगर दोनों पार्टी सप्तपदी नहीं परफॉर्म करती है, इन दैट सिचुएशन द मैरिज इज नॉट वैलिडली सोलमनाइज्ड, ठीक है। अगर सप्तपदी परफॉर्म हुई है तभी वो मैरिज वैलिडली सोलमनाइज मानी जाती है। सो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर वैलिड सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज की बात करें, अगर एक मैरिज वैलिडली सोलमनाइज नहीं है तो वो वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी, ठीक है। सो अब इससे एक एग्जाम्पल समझो, एक पर्सन है ए एंड ही इज मैरिड टू बी, ठीक है। अब एक डिवोर्स केस फाइल होता है कोर्ट में, ठीक है। ए कोर्ट गया एंड ही फाइल द केस फॉर डिवोर्स। अब यहाँ पर बी क्लेम करती है कि हम तो वैलिडली मैरिड ही नहीं है, डिवोर्स कहाँ से होगा। Divorce is not in the picture because we are not validly married, we are not legally married, ठीक है।
अब यहाँ पर बिकॉज इनकी मैरिज पर ही एक क्वेश्चन अराइज हुआ है, सो इन दिस केस ए विल हैव टू प्रूव द मैरिज फर्स्ट। ठीक है, अब ए क्या करता है, मैरिज प्रूव करने के लिए वो ले आता है मैरिज सर्टिफिकेट। In normal condition it can be a valid proof, right? But because यहाँ पर marriage itself is in question, marriage valid है या नहीं है, that is itself in question. In this situation marriage certificate is not enough. Yes, you are hearing it correctly. Marriage certificate is not enough for proving a valid Hindu marriage. वैलिड हिंदू मैरिज प्रूव करने के लिए उसकी सेरेमनीज प्रूव करनी पड़ती हैं। ठीक है, जो इतनी शादियां होती हैं उसमें इतने गेस्ट आते हैं, उसमें पिक्चर्स क्लिक होती है, उसकी वीडियोस बनती हैं, वहाँ पंडित जी होते हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो विटनेस करते हैं उस मैरिज को। ये सब क्यों होता है, ये आगे जाके विटनेस बनते हैं। ठीक है, ये सब विटनेसेस हैं उस वैलिड हिंदू मैरिज का। अब यहाँ पर ए पर्सन जो है वो अपनी शादी से किसी भी विटनेस को लाकर खड़ा कर सकता है और बोल सकता है दैट ही विटनेस दिस मैरिज। ठीक है, वो पंडित जी को लाकर खड़ा कर सकता है और वो बोल सकता है कि ही हैज सोलमनाइज्ड आवर मैरिज। ठीक है, उसके बाद वो फोटोज शो कर सकता है, वो वीडियो शो कर सकता है अपनी मैरिज की। ठीक है, बट यहाँ पर जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो अपने आप में सफाइस नहीं होगा एज अ प्रूफ ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज, एंड द वैलिड सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज नीड्स टू बी प्रूव्ड। और सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज कैसे प्रूव होगी, वेदर द सेरेमनीज गिवन अंडर सेक्शन 7 हैव बीन परफॉर्म्ड और नॉट। ठीक है, वो चीज़ें प्रूव करनी होंगी। Here the marriage certificate is not a sufficient proof for proving the valid solemnization of Hindu marriage. In fact, Hindu Marriage Act के अंडर अगर कोई भी dispute arise होगा, for instance if it is for restitution of conjugal rights or for judicial separation or for divorce, अगर ऐसा कोई भी dispute arise होगा तो उसमें सिर्फ इतना enough नहीं होगा कि parties बोलें कि हाँ ये neighbors हैं, they know that we are living together for suppose 10 years, ठीक है, और 15 years, that is not enough. They need to prove the valid solemnization of marriage or the valid marriage existing between those parties. ठीक है, ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी उन्हें। सिर्फ नेबर्स का एविडेंस कि हाँ ये दोनों हमेशा से साथ रहते हैं, ये सब रेलिवेंट नहीं होते हैं इन केस एनी डिस्प्यूट अराइजेज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। तभी सेक्शन 5 में दे रखा है अ मैरिज मे बी सोलमनाइज्ड। ठीक है, वैलिड मैरिज के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट दैट सोलमनाइजेशन इज देयर। सो दैट मीन्स इफ अ कपल इज अ लिव इन कपल, ठीक है, जिन्होंने हर जगह ये पोर्ट्रे करा है कि yes we are married, then in that situation on that basis they cannot claim RCR or divorce। ठीक है, इस बेसिस पर वो ये नहीं कर सकते क्योंकि RCR डिवोर्स ये जो जुडिशियल रेमेडीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैरिड कपल्स तक लिमिटेड है। द मैरिड कपल्स हु हैव सोलमनाइज्ड देयर मैरिज एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट और एज पर द अदर पर्सनल लॉज उनके अलग लॉज हैं, बट बिकॉज हियर वी आर डीलिंग विद हिंदू मैरिज एक्ट तो हम उसी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है जब कोई भी कपल जाता है कोर्ट में, देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज। दैट मीन्स अगर ए और बी हैं वो कोर्ट में गए हैं कोई भी अपना मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट लेकर, तो कोर्ट पहले मान लेगा कि हाँ दोनों की एक वैलिड मैरिज हुई है, दे हैव सोलमनाइज्ड देयर मैरिज एज पर द कंडीशंस गिवन अंडर सेक्शन 5 रेड विद सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पर एक प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज रहती है कोर्ट की तरफ से, अनलेस एनी ऑफ द पार्टी क्वेश्चंस इट। अगर कोई भी पार्टी बी या फिर ए, इनमें से कोई भी पार्टी अगर वैलिडिटी ऑफ मैरिज को ही क्वेश्चन कर दे, देन दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है, उसमें फिर एविडेंसेस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ये चीज़ प्रूव करने के लिए। बट अगर वैलिडिटी ऑफ मैरिज ही क्वेश्चन नहीं हुई है तो कोर्ट मान के चलता है, एक प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज लेकर चलता है कोर्ट। नाउ सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट हेटेरोसेक्सुअल यूनियन। That means one party should be a man and the other party should be a woman। ठीक है, एक फीमेल होनी चाहिए और दूसरा मेल होना चाहिए। बट वॉट अबाउट द थर्ड जेंडर? नाउ वी नो दैट अंडर नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, third gender's identity was established।
ठीक है, अब अगर आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हुई है तो उसके बाद जो उसके साथ राइट्स अप्रूव कर रहे हैं वो सब भी एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, बट अभी उन पर उतना काम नहीं हुआ है. इनफैक्ट फ्रॉम केस टू केस बेसिस द जुडिशरी इज इवॉल्विंग देयर डिसीजंस. सो वन सच एग्जाम्पल ऑफ दिस एवोल्यूशन इज द केस ऑफ अरुण कुमार versus Inspector General of Registration, Chennai. This was decided in 2019 by Madras High Court. So, in this case, the court held that a marriage solemnized between a male and a trans woman is a valid marriage under the Section 5 read with Section 7 of the Act. A marriage solemnized between a man and a trans woman is a valid marriage. बट ये तो हुई एक ट्रांस वुमन की बात, ठीक है. सिमिलरली अगर ट्रांस मैन आता है कोई पिक्चर में तो उसकी भी मैरिज एक वुमन के साथ वैलिड मैरिज ही मानी जाएगी, बिकॉज अ मैरिज शुड बी सोलमनाइज्ड बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल. अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट अ मैरिज इज अ हेट्रोसेक्सुअल यूनियन. ठीक है. व्हाट अबाउट होमोसेक्सुअल यूनियंस और सेम सेक्स marriages? So this issue arose in Supriyo versus Union of India. This was decided in 2022 by Supreme Court. सो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी एक ऑब्जर्वेशन देखी थी दैट राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. ठीक है. सिमिलरली इसमें कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि हेट्रोसेक्सुअल यूनियन की ही बात कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट. ठीक है. हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं आएगा इसका इशू. इसका इशू मेन अरोज हुआ था स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग दैट द होमोसेक्सुअल यूनियन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, बट द कोर्ट रिफ्यूज्ड टू डू सो. ठीक है. कोर्ट ने बोला कि ये पार्लियामेंट का काम है टू इनैक्ट अ सर्टन लॉ रिगार्डिंग होमोसेक्सुअल यूनियंस एज वेल. ठीक है. उसको कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकता है. ठीक है. एंड द कोर्ट कैन नॉट मेक होमोसेक्सुअल यूनियन एज अ पार्ट ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट. ठीक है. सो दिस इज द जॉब ऑफ पार्लियामेंट टू डिसाइड लॉ ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. इनफैक्ट सेक्शन 7 की ही अगर हम बात करें तो 6 में देयर इज अ सेरेमनी रिकॉग्नाइज्ड कॉल्ड आनंद करत सेरेमनी for marriage. Then there is this Arya Marriage Validation Act of 1937. ठीक है. इसमें आर्य समाज के अकॉर्डिंग जो मैरिज स्टाइल रिकॉग्नाइज किया गया था इस पर्टिकुलर एक्ट में. Then there is the section 7A which is a state amendment by Tamil Nadu. ठीक है. सेक्शन 7A of the Hindu Marriage Act only, there is an amendment by Tamil Nadu. First of all, in this particular amendment, the marriage performed as per Sirthi Rutha and Sia Maryuthai form was recognized. अगर मेरी pronunciation गलत हो तो I am very sorry for that. But ये जो forms of solemnization of marriage है ये recognize किए गए इस particular amendment में. Sirthi Rutha and Sia Maryuthai. So these particular forms have been recognized, but this provision is different from the other provisions. वो क्यों है? क्योंकि ये मैरिज को वैलिड तभी बना रहा है अगर प्लेस ऑफ मैरिज जो है वो तमिलनाडु या पुडुचेरी है. So that means the marriage should be performed either at Tamil Nadu or Puducherry to make it a valid marriage. ठीक है. सो वैलिड सोलेमनाइजेशन वो तभी होगा अगर वो तमिलनाडु या पुडुचेरी में परफॉर्म किया गया होगा मैरिज को.
तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में इंडिया के किसी भी पार्ट से दो इंडिविजुअल्स हु आर हिंदूज, ऑफ कोर्स बिकॉज हिंदूज में ही मैरिज अलाउड है हिंदू मैरिज एक्ट में. सो टू हिंदूज फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है, दे कैन गो टू तमिलनाडु एंड पुडुचेरी. उनको बस एक डिक्लेरेशन देना है that they take each other as husband and wife, ठीक है, and that should be performed by exchange of rings or garlands and टाइंग ऑफ थाली. ठीक है, उनको बस रिंग या गार्लैंड एक्सचेंज करनी है और मंगल सूत्र पहनाना है ब्राइड को. ठीक है, एंड ये सेरेमनीज परफॉर्म करते ही, दीज सेरेमनी शुड बी परफॉर्म्ड ऑफ कोर्स इन फ्रंट ऑफ 2 विटनेसेस. ठीक है, सो ये सेरेमनीज परफॉर्म करते ही जो मैरिज है वो वैलिडली सोलमनाइज मानी जाएगी. So these are certain examples of valid solemnization of marriage. ठीक है, just remember that conditions given under section 5 read with section 7 needs to be fulfilled in order to prove that a marriage has been validly solemnized or not. ठीक है, सेक्शन 5 रेड विद सेक्शन 7, अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है तो मैरिज जो है वो वैलिडली सोलमनाइज्ड नहीं होगी. दैट मीन्स इट विल नॉट बी अ वैलिड मैरिज. वैलिड मैरिज नहीं होगी तो क्या होगी? दैट विल बी नो मैरिज एट ऑल. ठीक है, वो इनवैलिड मैरिज हो जाएगी, वो वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी. सो लेट्स डिस्कस अदर टाइप्स ऑफ मैरिज. So there are 2 other types of marriage and we are going to discuss the difference between these 2 types of marriages. ठीक है, इनको डिटेल में हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, but you need to know the difference first. Void marriage and voidable marriage. ठीक है, अगर कोई मैरिज वैलिड मैरिज नहीं होती है, हम बोल रहे हैं कि मैरिज हुई है, दैट मीन्स मैरिज सेरेमनीज हैव बीन परफॉर्म्ड. ठीक है, मैरिज सेरेमनीज परफॉर्म हुई है बट उसके बाद भी अगर वो मैरिज वैलिड मैरिज नहीं है तो या तो वो वॉइड मैरिज है या फिर वो वॉइडेबल मैरिज है. ठीक है, देयर आर सर्टन कंडीशंस अंडर द सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट. ठीक है, अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो हम बोलते हैं कि वो मैरिज वॉइड मैरिज है एंड दोज कंडीशंस हैव बीन गिवन अंडर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट. ठीक है, सो सेक्शन 11 डील्स विद वॉइड मैरिजेस एंड सेक्शन 12 deals with voidable marriages. First of all, just understand the difference between these two. हम जब void marriage की बात कर रहे हैं, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, एक जो कंडीशन है that makes a marriage void is if the spouse is living. ठीक है, मान लो एक पर्सन है A, उसकी ऑलरेडी एक वाइफ है B. ठीक है, अब A की गर्लफ्रेंड है C और A क्या करता है? C से शादी कर लेता है. B is alive but A C से शादी कर लेता है. Now in this situation according to section 11 the marriage is a void marriage. इसका मतलब ये है this will not be considered as any marriage at all. This will be no marriage at all in the eyes of law. ठीक है, तो void marriage is no marriage from the very beginning. जब से वो सेरेमनीज परफॉर्म हुई है तब से माना जाएगा कि वो कोई मैरिज थी ही नहीं, कोई वो दोनों पार्टी सिंगल ही थी, उनके बीच में कभी कोई मैरिज परफॉर्म ही नहीं हुई है. दैट इज अ वॉइड मैरिज. देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेज दैट अराइज आउट ऑफ दैट मैरिज. ठीक है, तो वॉइड मैरिज ही होती है. पर जब हम वॉइडेबल मैरिज की बात करते हैं, वॉइडेबल मैरिज में इनिशियली मैरिज वैलिड होती है. इनिशियली द मैरिज इज वैलिड until the degree of nullity is obtained. ठीक है, जैसे कि मान लो A और B हैं, दोनों के बीच में एक वैलिड सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज हुआ. ठीक है, दोनों ने सेरेमनीज वगैरह परफॉर्म करी और एक मैरिज सोलमनाइज कर ली. ठीक है, अब बाद में पता लगता है A को दैट दिस मैरिज सैटिस्फाइज वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ सेक्शन 12. ठीक है, मैरिज वॉइडेबल है. तो A क्या करता है? A कोर्ट जाता है और वहां पर अप्लाई करता है डिग्री ऑफ नलिटी के लिए. Let's suppose that A applied for degree of nullity on 30th of July and the degree of nullity was obtained on 30th of August. तो ये जो डेट है ना 30th of August, इससे माना जाएगा कि कोई मैरिज ही एग्जिस्ट नहीं करती है. ठीक है, सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. जब हम डिवोर्स की बात करते हैं, डिवोर्स में क्या हो रहा है? वहां पर एक मैरिज एंड हो रही है.
बट जब हम वॉइडेबल मैरिज की बात कर रहे हैं, वॉइडेबल मैरिज में हम बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में मैरिज थी बट उसके बाद द मैरिज सीज्ड टू एग्जिस्ट, उसके बाद माना जाएगा कि दोनों पार्टीज आपस में मैरिड थे ही नहीं, मतलब 30th अगस्त के बाद इट विल बी कंसिडर्ड दैट देयर वाज नो मैरिज एट ऑल। बट उससे पहले का जो टाइम पीरियड था, मान लो जो मैरिज थी वो 1 अप्रैल को हुई थी, तो हम 1 अप्रैल से 30th अगस्त के बीच में मानेंगे कि देर वॉज अ वैलिड सबसिस्टिंग मैरिज, बट उसके बाद इट विल बी कंसिडर्ड एज नो मैरिज एट ऑल बिकॉज द डिग्री ऑफ नलिटी हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द पार्टी। ठीक है, सो फॉर वॉइडेबल मैरिज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर दैट इट इज नेसेसरी फॉर द पार्टीज फॉर ऑब्टेनिंग द डिग्री ऑफ नलिटी। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ नलिटी का जो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड है वो निकल जाए, वो खत्म हो जाए, तो उसके बाद डिग्री ऑफ नलिटी नहीं ऑब्टेन की जा सकती है एंड द मैरिज विल बी कंटिन्यूड एज अ वैलिड मैरिज। ठीक है, बट अगर हम वॉइड मैरिज की बात करें, वॉइड मैरिज इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज नो मैरिज एट ऑल। ठीक है, रिकमेंडेड होता है कि इसमें भी डिग्री ऑफ नलिटी पार्टीज ऑब्टेन कर ले, बट अगर वो नहीं भी करती है फॉर एनी रीजन, तब भी हम कभी भी किसी भी पॉइंट पर ये नहीं मारेंगे कि हाँ मैरिज सबसिस्ट करिए बिकॉज द पार्टीज हैव नॉट ऑब्टेन्ड एनी डिग्री ऑफ नलिटी। ठीक है, यहाँ पर तब भी यही माना जाएगा दैट द मैरिज इज वॉइड फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, वो डिग्री ऑफ नलिटी ऑब्टेन करे या ना करे, इट विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड और नो मैरिज एट ऑल। बट वॉइडेबल में इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टी टू ऑब्टेन डिग्री ऑफ नलिटी, अगर वो नहीं ऑब्टेन करती है तो मैरिज वैलिड ही मानी जाएगी, और अगर वो डिग्री ऑफ नलिटी ले लेती है तो जिस डेट को डिग्री ऑफ नलिटी मिलती है उस डेट से वो मैरिज क्या हो जाएगी, नो मैरिज एट ऑल। अब वॉइड मैरिज में तो मैरिज कभी वैलिड है ही नहीं, सो ऑफ कोर्स द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी नन, देयर विल बी नो कॉन्सिक्वेंसेस, कोई जो वैलिड लीगल मैरिज के कॉन्सिक्वेंसेस थे वो तो अराइज होंगे ही नहीं बिकॉज देयर इज नो मैरिज एट ऑल। बट वॉइडेबल में देयर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट वॉज अ वैलिड मैरिज। ठीक है, और क्योंकि वो उस पीरियड के लिए वैलिड मैरिज थी तो उस पीरियड में कोई भी कॉन्सिक्वेंस अराइज हो सकता है। दैट मीन्स लेट्स सपोज that A applied for degree of nullity on 30th July, ठीक है, बट 31st जुलाई को B की डेथ हो गई। ठीक है, अब इस केस में जो A और B है उनको डिग्री ऑफ नलिटी मिला नहीं था अभी तक। ठीक है, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड मैरिज, तो B की जो प्रॉपर्टी है वो A को जा सकती है। इनफैक्ट द चिल्ड्रन विल बी कंसिडर्ड एज लेजिटिमेट चिल्ड्रन। ठीक है, बट मान लो 30th अगस्त को डिग्री ऑफ नलिटी ऑब्टेन हो जाती है, ठीक है, मिल जाती है, उसके बाद अगर B की डेथ होती है तो इस केस में इट विल बी कंसिडर्ड एज नो मैरिज एट ऑल, तो ए को कोई राइट नहीं मिलेगा बी की प्रॉपर्टी में बिकॉज इट विल बी कंसिडर्ड कि उनकी तो कभी शादी नहीं हुई थी उस डेट के बाद से। ठीक है, उसके पहले तक वो वैलिड होगी, तो अगर उस टाइम पर कोई भी कॉन्सिक्वेंस अराइज हो रहा है तो वो होगा, बट उस डेट के बाद नहीं होगा। सिमिलरली जो इनमें से एक पार्टी है वो जब तक डिग्री ऑफ नलिटी नहीं मिलती है तब तक मेंटेनेंस के लिए भी अप्लाई कर सकती है। ठीक है, बट अगर डिग्री ऑफ नलिटी मिल गई तो उसके बाद मेंटेनेंस राइट्स भी नहीं रहते हैं। In fact, the children of voidable marriages are considered as statutory legitimate. ठीक है, जिस डेट तक मैरिज वैलिड है उस डेट तक तो वो परफेक्टली लेजिटिमेट माने जाते हैं, बट एज पर सेक्शन 16 ऑफ द HMA the children are considered statutory legitimate after the degree of nullity is obtained. After degree of nullity is obtained. ठीक है, बट वॉइड मैरिज में जो चिल्ड्रन अगर होते हैं तो वो हमेशा ही स्टैट्यूटरी लेजिटिमेट माने जाते हैं एज पर सेक्शन 16 बिकॉज वहाँ पर कभी वैलिड मैरिज थी ही नहीं। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस एंड इसकी हम डेफिनेशन आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे एंड प्रॉपर प्रोविजन भी हम इसके डिस्कस करेंगे। सो फॉर नाउ दिस इज इट, थैंक यू।